खुली अर्थव्यवस्था की, क्योंकि अर्थव्यवस्थाएं दो प्रकार की होती है, एक होती है बंद अर्थव्यवस्था और दूसरी होती है खुली अर्थव्यवस्था, ओपन इकोनॉमी। तो जब हम बात करते हैं बंद अर्थव्यवस्था की, तो उसके अंतर्गत व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन का अध्ययन नहीं किया जाता, क्योंकि बंद अर्थव्यवस्था में किसी देश का अन्य देशों के साथ किसी भी प्रकार का आयात निर्यात या किसी प्रकार का लेन देन नहीं होता है। लेकिन जब हम बात करते हैं खुली अर्थव्यवस्था की, तो खुली अर्थव्यवस्था में एक देश का अन्य देशों के साथ आयात निर्यात होता है और विभिन्न प्रकार के लेन देन होते हैं। तो जब हम बात कर रहे होते हैं व्यापार संतुलन, भुगतान संतुलन की, तो इसका अर्थ है कि हम खुली अर्थव्यवस्था की बात कर रहे हैं। तो हम खुली अर्थव्यवस्था में व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन को यहाँ पे पढ़ेंगे। अब हम देखते हैं कि व्यापार संतुलन क्या होता है और भुगतान संतुलन क्या होता है। दोनों अलग अलग बातें हैं, क्योंकि भुगतान संतुलन अपने आप में व्यापक है, जबकि जो व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन का एक पार्ट है, एक हिस्सा है, या कह सकते हैं कि वो उसका एक अंग है। तो इस तरीके से हम व्यापार संतुलन देखते हैं कि व्यापार संतुलन वह संबंध है जो निश्चित समय अवधि के अंतर्गत किसी देश के आयातों एवं निर्यातों के मध्य होता है। कोई भी देश हो सकता है जिसका किसी अन्य देश के साथ आयात और निर्यात हो रहा है, तो उन आयात और निर्यातों के मध्य हम संबंध देखते हैं, क्योंकि आयात हमारे ज़्यादा हो सकते हैं या निर्यात हमारे ज़्यादा हो सकते हैं, या फिर आयात और निर्यात दोनों बराबर हो सकते हैं। और इस आधार पे व्यापार संतुलन की तीन स्थितियाँ पैदा होती है। एक होती है साम्य व्यापार संतुलन, और दूसरी है प्रतिकूल व्यापार संतुलन, और एक है अनुकूल व्यापार संतुलन। तो इस तरीके से हम देखते हैं कि व्यापार संतुलन के अंतर्गत केवल दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। ये यहाँ पे सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि व्यापार संतुलन में जब हम आयात और निर्यातों की बात करते हैं, तो क्योंकि आयात और निर्यात तो वस्तुओं का भी होता है और सेवाओं का भी होता है, तो इस प्रकार जब व्यापार संतुलन की हम बात कर रहे होते हैं, तो ओनली उसमें दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, अर्थात ओनली वस्तुओं के आयात और निर्यात को व्यापार संतुलन में शामिल किया जाता है। किसी एक देश का विभिन्न देशों के साथ व्यापार हो रहा है, तो ये जो व्यापार संतुलन है, एक देश के साथ किसी देश का व्यापार संतुलन में हो सकता है, साम्य व्यापार संतुलन हो सकता है वहाँ पे, और उसी देश का अन्य देशों में किसी भी देश के साथ जो व्यापार है वो अनुकूल व्यापार संतुलन भी हो सकता है और प्रतिकूल व्यापार संतुलन भी हो सकता है। और दृष्टि से अगर देखा जाए सभी देशों का मिलाकर, तब भी वह साम्य व्यापार संतुलन की स्थिति में भी हो सकता है, प्रतिकूल व्यापार की स्थिति में भी हो सकता है, और अनुकूल व्यापार संतुलन की स्थिति में भी हो सकता है। कोई भी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। तो यहाँ पर ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि व्यापार संतुलन में ओनली दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, और दृश्य मदों का मतलब है वस्तुओं का निर्यात और आयात। इस दृष्टि से जब हम देखते हैं तो व्यापार संतुलन की तीन स्थितियां पैदा होती है, और इसको हम जैसे गणितीय फॉर्म में लिखे तो यहाँ पे हम लिखेंगे BT इक्वल टू HT माइनस MT। यहाँ पे जो B है, B का अर्थ है व्यापार संतुलन, बैलेंस ऑफ ट्रेड। X का मीन है यहाँ पर निर्यात, इसमें कुल निर्यात आ जाएगा। और M का मीन है
निर्यात का अर्थ तो आप सभी जानते होंगे। निर्यात का मीन होता है दूसरे देशों को वस्तुएं बेचना। और जब भी कोई देश दूसरे देश को वस्तुएं बेचता है तो उसे प्राप्तियां होती है, क्योंकि भुगतान उसे प्राप्त होगा। और आयात का मीन होता है दूसरे देशों से वस्तुएं खरीदना। और जब कोई देश वस्तुएं खरीदता है तो उसे जिस देश से आयात किया जा रहा है उसे भुगतान करना होता है। तो इस प्रकार से यदि किसी देश की निर्यात और आयात यदि बराबर है तो इसका अर्थ है कि जितना हम भुगतान कर रहे हैं उसके बराबर हम प्राप्त भी कर रहे हैं। तो उस सिचुएशन में हमारा जो व्यापार संतुलन वो साम्य व्यापार संतुलन कहलाएगा। तो इसका मीन आयात हो गया। और जो टी है वह बता रहा है किसी वर्ष विशेष को, कोई सा भी वर्ष हो सकता है। जैसे हम बात कर रहे हैं 2010 की या 2020 की या 2016 की, कि 2016 में भारत का व्यापार संतुलन क्या था, उसकी सिचुएशन क्या थी। तो जो टी है वो वर्ष विशेष को दर्शा रहा है, विशेष वर्ष। तो जो बैलेंस ऑफ ट्रेड है FT माइनस MT, अर्थात निर्यात और आयात का अंतर। अब ये जो अंतर है वो माइनस में भी हो सकता है और प्लस में भी हो सकता है। यदि ये अंतर प्लस में है, प्लस का मीन हमारे निर्यात ज्यादा है तो ये हमारे अनुकूल रहेगा। यदि जो आयात है वो ज्यादा रहता है तो ये प्रतिकूल हो जाएगा। और दोनों यदि बराबर है तो उसे हम कहेंगे साम्य व्यापार संतुलन। इस दृष्टि से मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। व्यापार संतुलन, व्यापार संतुलन की 3 स्थितियां। देखिए, फर्स्ट है साम्य व्यापार संतुलन। इसमें क्या होगा कि जो हमारा व्यापार संतुलन है वो किस प्रकार से होगा। इसमें HT बराबर MT, या फिर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं HT माइनस MT बराबर 0। यदि आयात और निर्यातों का जो अंतर है, जो डिफरेंस है, वो 0 के बराबर है, इसका अर्थ है कि आयात और निर्यात बराबर है। और आयात और निर्यात बराबर है तो हमारा जो व्यापार वो सामने की स्थिति में है। अब हम देखते हैं अनुकूल व्यापार संतुलन। इसको किसी भी देश के फेवर में माना जाता है, क्योंकि अनुकूल व्यापार संतुलन का मतलब है कि किसी देश के जो निर्यात है वो उसके आयातों से ज्यादा है, अर्थात उसकी जो प्राप्तियां है वो जो भुगतान कर रहा है उससे ज्यादा है, इसलिए इसको उस देश के फेवर में माना जाता है। तो ये हो जाएगा HT ग्रेटर देन MT, अर्थात उसके आयात उसके निर्यात उसके आयातों से ज्यादा है। तो जब ज्यादा है तो इधर हो जाएगी उसकी प्राप्तियां, क्योंकि जब हम किसी वस्तु को किसी दूसरे को जब बेचते हैं, यहाँ पे निर्यात का मीन है कि हम वस्तुएं दूसरे देश को बेच रहे हैं और ऐसी सिचुएशन में हमें उस देश से जो पैसे प्राप्त हो रहे हैं, जो प्राप्तियां हैं वो ज्यादा है किससे, जितना हम उस देश को भुगतान कर रहे हैं। क्योंकि
हम वहां से खरीदे हैं। ठीक है, तो जो हमें पैसे प्राप्त हो रहे हैं वो 150 है और जो हम भुगतान कर रहे हैं गेहूं का वो कितना है 120 है। तो 30 रुपए की हमारी एक्स्ट्रा प्राप्तियां हुई है। तो इसे हम क्या कहेंगे, अनुकूल व्यापार संतुलन। अर्थात जितना भुगतान हमने किया है उससे ज्यादा हमारी प्राप्तियां हो रही है, इसलिए इसे हमें उस देश के फेवर में कहेंगे। और इसमें क्या होगा, जैसे हमने 150 रुपए के चावल बेचे और 150 रुपए के ही हमने क्या कर लिया, आयात कर लिया किसी वस्तु का, तो इस सिचुएशन में साम्य व्यापार संतुलन होगा कि जितने का खरीदा है उतना ही हमने उसको दूसरी वस्तु दे दी है उतने ही पैसों में। तो इसे हम कहेंगे साम्य व्यापार संतुलन। जो तीसरी सिचुएशन है वह है प्रतिकूल। प्रतिकूल व्यापार संतुलन। इसमें क्या होगा, xt is less than mt या फिर mt is greater than xt। या तो हम ये कह सकते हैं कि जो हमारे निर्यात है वो आयातों से कम है, या फिर हमारे जो आयात है वो निर्यातों की तुलना में ज्यादा है, दोनों एक ही बात है। तो इस सिचुएशन में क्योंकि हमें जो प्राप्तियां हो रही है वस्तु का निर्यात करने पर, वह हम जिस वस्तु का आयात कर रहे हैं उसके भुगतान से कम है। अर्थात जैसे अभी हमने गेहूं और चावल का जब एग्जाम्पल लिया था, तो सपोज करें कि हमने गेहूं यहाँ पे 100 रुपए के खरीदे हैं, ठीक है, और जो निर्यात है वो हमने चावलों का किया है और वो जैसे 80 रुपए का आएगा, तो 100 ज्यादा हो गया। तो जो हमारा भुगतान है वो 20 रुपए एक्स्ट्रा है, अर्थात जो 80 रुपए हमें प्राप्त हुए हैं उसके अतिरिक्त हमें अपनी अर्थव्यवस्था में से 20 रुपए और एक्स्ट्रा उस देश को देने पड़ेंगे। तो अगर ऐसा हो रहा तो जो हमारे विदेशी मुद्रा भंडार है उसमें थोड़ी कमी आएगी। इस तरीके से व्यापार संतुलन की ये 3 स्थितियां हम देख चुके हैं। अब हम देखते हैं भुगतान संतुलन। भुगतान संतुलन की डेफिनेशन आप यहाँ पे देख रहे हैं कि भुगतान संतुलन क्या है, एक देश द्वारा दूसरे देश के साथ निश्चित समय अवधि में हुए समस्त आर्थिक सौदों के लेखे जोखों को भुगतान संतुलन कहा जाता है। अर्थात कोई भी ऐसा कंट्री जो अन्य देशों के साथ विभिन्न प्रकार के लेन देन करता है उसमें उसका व्यापार संतुलन भी आ जाएगा, क्योंकि वस्तुओं का आयात और निर्यात भी उसमें शामिल होगा, सेवाओं का आयात और निर्यात या अदृश्य मदों का व्यापार, उनका आयात निर्यात भी उसमें शामिल होगा। और इसके अलावा भी यदि वह देश किसी भी अन्य देशों के साथ विभिन्न प्रकार के जो भी लेन देन करता है वो सभी भुगतान संतुलन के अंतर्गत आ जाएंगे। इसीलिए मैंने आपको कहा था कि जो व्यापार संतुलन है वो भुगतान संतुलन का एक पार्ट है। व्यापार संतुलन के अंतर्गत ओनली वस्तुओं के आयात और निर्यात को शामिल किया जाता है, जबकि भुगतान संतुलन में हम देख रहे हैं कि इसमें वस्तुओं और सेवाओं के आयात और निर्यात अर्थात दृश्य और अदृश्य दोनों प्रकार के व्यापार को इसमें शामिल किया जाता है। और इसके अलावा भी इसमें जैसे पूंजी का आदान प्रदान, ब्याज का भुगतान या प्राप्ति, क्योंकि हम विदेशों से लोन ले सकते हैं या दे सकते हैं तो हमें ब्याज की प्राप्ति भी हो सकती है, और लोन लिया है तो ब्याज
हमें चुकाना भी होगा, तो उन दोनों का अंतर भी यहाँ पे आ जाएगा। विशेषज्ञों का आवागमन, विभिन्न प्रकार के जो विशेषज्ञ होते हैं विभिन्न फील्ड में, जैसे डॉक्टर है, इंजीनियरिंग सर्विस है, कोई भी सर्विस हो सकती है उससे रिलेटेड, या कोई भी विशेषज्ञ हमारे यहाँ पे आता है, या फिर हमारे यहाँ से किसी कंट्री में विशेषज्ञ जाते हैं, तो इन सब का जो अंतर होगा उसको भी इसी में शामिल किया जाएगा। तो इस तरीके से व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन को हमने देखा है। तो इस आधार पे हम व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन दोनों में अंतर ज्ञात कर सकते हैं। जैसे यदि हमें व्यापार संतुलन, मैं यहाँ पे इसको मिटा देती हूँ, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में क्या अंतर होता है, क्योंकि अब आपने व्यापार संतुलन के बारे में भी पढ़ लिया है और भुगतान संतुलन के बारे में भी हमने पढ़ लिया है। तो इन दोनों के आधार पर, क्योंकि जो पढ़ी हुई चीजें उन्हीं में से हम अंतर ज्ञात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम कुछ पढ़ते हैं तो किसी में किसी की विशेषताएं देखते हैं। अब हमने यहाँ पे देखते हैं कि व्यापार संतुलन की क्या विशेषता है, अर्थात किस आधार पर हम पहचान पाएंगे कि ये व्यापार संतुलन है। और जब हमें किसी की विशेषताएं पता चल जाती है, तो यदि आपने विशेषताएं पूरी तरीके से पढ़ ली है, तो उन विशेषताओं के आधार पर आप उस वस्तु के गुण और अवगुण जो है उनको आप अलग अलग कर सकते हैं। वैसे ही हमने यहाँ पे व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन के बारे में पढ़ा, तो इस आधार पे हम व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में कुछ अंतर हम अपने स्तर से कर सकते हैं। तो क्या अंतर होगा, व्यापार संतुलन और भुगतान संतुलन में अंतर। पहला अंतर देखिए, इधर हम ले लेते हैं व्यापार संतुलन और इधर हम लेते हैं भुगतान संतुलन। मैं शॉर्ट में लिखूंगी। तो देखिए, पहला अंतर हमने क्या देखा था कि व्यापार संतुलन में ओनली दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। तो एक तो अंतर यही हो गया, दृश्य मदों को शामिल। इसका मतलब है ओनली वस्तुओं का आयात निर्यात, ठीक है। इसमें ओनली दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, और दृश्य मदों का मीन है कि वस्तुओं के आयात और निर्यात का जो अंतर है उसे ही हम इसके अंतर्गत देखते हैं। जबकि इसमें दृश्य एवं अदृश्य दोनों मदों का दोनों को शामिल किया जाता है, ठीक है। और इन दृश्य और अदृश्य मदों के अतिरिक्त भी, दोनों के अतिरिक्त क्या देखा था, पूंजी का आदान प्रदान, ब्याज का भुगतान एवं प्राप्तियां, विशेषज्ञों की सेवाएं,
जहाजरानी की सेवाएं जो भी है वो सब मतलब इसके अंतर्गत शामिल हो जाएगी। वैसे सेवाएं तो इसमें आ जाएगी, एड्रेस से मत है, लेकिन उसके अलावा भी जैसे हम देख रहे हैं पूंजी का आदान प्रदान और ब्याज का भुगतान, इन सबको हम इसमें शामिल कर रहे हैं। अब दूसरा अंतर, इस बेसिस पे हम कह सकते हैं कि जो व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का एक हिस्सा है, व्यापार संतुलन भुगतान संतुलन का हिस्सा है। छोटा हिस्सा, जबकि भुगतान संतुलन अपने आप में व्यापक है। ये क्या है? व्यापक है। क्योंकि यदि हमें भुगतान संतुलन का ही अध्ययन करना चाहिए, व्यापार संतुलन का हम अध्ययन नहीं कर रहे तो व्यापार संतुलन इसमें ऑटोमेटिक आ जाएगा। लेकिन हम किसी देश का यदि व्यापार संतुलन की बात कर रहे हैं, भुगतान संतुलन की बात नहीं कर रहे, तो इसका मतलब कि हम उसके एक बहुत ही छोटे पार्ट का अध्ययन कर रहे हैं। तो ये व्यापक है। तो इस हिसाब से जैसे हम यहाँ पे लिखते हैं कि ये जो व्यापार संतुलन वो आर्थिक विश्लेषण है। अर्थव्यवस्था का ओनली आर्थिक विश्लेषण है, जबकि भुगतान संतुलन को माना जाता है कि अर्थव्यवस्था क्या है? संपूर्ण विश्लेषण। फिर 4 है कि जब संतुलन के आधार पर हम देखते हैं तो इसमें ये कि यदि हमारा व्यापार जो संतुलन है वो प्रतिकूल स्थिति में है या अनुकूल स्थिति में है या फिर वो सामने की स्थिति में है, मतलब किसी भी स्थिति में वो रह सकता है। तो यदि है जैसे वो प्रतिकूल स्थिति में, तब भी हमारे सामने कोई गंभीर समस्या नहीं होती है। लेकिन यदि भुगतान संतुलन प्रतिकूल स्थिति में है तो हमारे लिए ये चिंता का विषय होता है। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि जो व्यापार संतुलन है वो असंतुलन में हो सकता है, लेकिन जो भुगतान संतुलन है वो हमेशा संतुलन में या साम्य